Good morning, friends. Let us start our lecture number 2 of the groundwater recharge. Yesterday, we have discussed at last about the recharging of the local or the village tanks. As you are aware, in your areas or in our Vidarbha also, but specifically in the Bhandara, Gadchiroli, Chandrapur, Gondia, all these eastern Vidarbha, eastern Maharashtra districts where the rainfall is quite large, there the small ponds are there. ponds ही बोलेंगे अपन उसको, बोड़ी जिसको बोलते हैं, छोटे तालाब है, उसको माझी माल गुजारी टैंक भी बोलते हैं, मामा तालाब करके इन शॉर्ट बोलते हैं उसको, आप लोकल लेवल पे पूछ सकते हैं। तो उसको आजकल आपके भी एरिया में आपने देखा होगा कि धूपकाले में उसमें की सिल्ट निकाल लेते हैं ताकि बरसात में उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी यूज हो सके, और जो उसमें की सिल्ट है, जो उसमें गाढ़ है, वो गाढ़ आपके खेती के लिए अच्छे से काम में है, ऐसा भी आपके तरफ अभी हो रहा है। सो दैट इज नथिंग बट दी यूज और दी repairs and rehabilitation of the old tanks, लोकल विलेज लेवल टैंक्स। अभी आज हम आगे में फिर और वो स्प्रेड सिस्टम में जाते हैं, इसको डीच एंड फरो सिस्टम करके बोलते हैं, वेयर इन द एरियाज विथ इरेगुलर टोपोग्राफी, कि जहां पे जमीन बहुत समान नहीं है, ऊंचा नीचा ऐसा जो एरिया है, इरेगुलर टोपोग्राफी है, उसमें भी हमें यदि ग्राउंड वाटर टेबल तो बढ़ाना है, और जो नदी में से जो पानी बह के वेस्ट जाता है, जो छोटी नदी से बड़ी नदी को मिलता है, बड़ी नदी से और बड़ी नदी से फिर फिर समंदर में बह के वो बेकार जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो पानी हमने जमीन में परकोलेट करना चाहिए, सीपेज करना चाहिए, इनफिल्ट्रेट करना चाहिए, सो दैट द ग्राउंड वाटर विल बी रिचार्ज। तो इसके लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल बट वाइडली यूज्ड मेथड. It is the ditch and furrow method, wherein you can see in on your screen on the left side, the upper part is the main stream. एखादी नदी है या एखादा नाला है, तो ये नाले को either perpendicular to the stream or at certain angle to the stream according to the topography, some outlet ditches are excavated. ditch यानी नाली, तो ये ऐसे डीचेस एक्सकवेट करते हैं, और ये नदी में से पानी जो अनइवन एरिया है, कि जहाँ पे जमीन को उतार नहीं है, नहीं तो हम तो फिर ग्रेविटी से ले जाते हैं, तो ये हम ऐसे खड्डे या ऐसे नालियां खोदते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखेगा ये डीचेस, और थ्रू डीचेस वी ब्रिंग दिस रिवर वाटर to this uneven topographical area and again perpendicular to these ditches. ये जो नालियां है, ये नालियों को परपेंडिकुलर और छोटे छोटे नालियां बनाते हैं, माइनर्स बोलेंगे उसको, और ये माइनर को भी और फिर ऐसे परपेंडिकुलर और छोटी छोटी बहुत, उसको नालियां नहीं बोलेंगे, उसको खड्डे करके बोलेंगे, तो उसको फरोज करके बोलते हैं। तो ऐसे डीचेस एंड फरोज सिस्टम से either the water is being transported through the stream, or maybe the water is the rainfall or precipitation water is also taken out through these ditches and these furrows and through these pits, and is being allowed to infiltrate into the ground. As I have told you, this system consists of the shallow flat bottom and closely spaced ditches or the furrows, which are used to carry water from the source like the stream or the canals, and more percolation opportunity or more percolation is proposed in this area, in the area which is adjacent to the stream. जो नदी में से पानी बहता है, वो पानी को बहते उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो इसलिए ये डीचेस और फरोज से हम लेके आते हैं। एंड दिस टेक्निक रिक्वायर्स लेस सॉइल प्रिपरेशन एंड इज लेस सेंसिटिव टू सिल्टिंग। इसके लिए बहुत कोई ग्राउंड को स्लोप देना, कैनॉल बनाने जैसा कोई ज्यादा खर्चा आता नहीं है, और ये सिल्टिंग भी इसमें बहुत कम होता है, इसलिए ये सिल्टिंग यानी इसमें सिल्ट जमा नहीं होती,
ज्यादा, तो इसलिए इसको मेंटेनेंस भी कम आता है ना। ये लार्ज आपके अभी बड़े इस पे दिखेगा कि ये जैसी एक स्ट्रीम है, ये नदी बह रही है, ये नदी में से ऐसे कुछ हमने डीचेस, दीज आर दी मेजर डीचेस यू कैन से, मेजर कैनाल जैसा रहता है तो वैसे मेजर डीचेस, थ्रू दिस डीचेस to these nalis, the water from the stream is being taken out. Perpendicular to these ditches, there are again small minor ditches are there, and perpendicular to these minor ditches there are furrows. और उसमें से पानी ये एरिया में स्प्रेड करते हैं जितने मैक्सिमम एरिया में कर सकेंगे, ताकि ये एरिया पूरा का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड वाटर टेबल रीच होगा, रिचार्ज होगा। एंड if we excavate the wells, और ग्राउंड वाटर टेबल ऐसा है कि सिर्फ यहाँ रिचार्ज नहीं होता है, यहाँ तो होता ही है, लेकिन वो जितना लेंथ तक है उतने पूरे एरिया में वो वाटर पर्कुलेट होता है, परमिएट होता है। इसलिए तो वो हम एक्वीफर की प्रॉपर्टी बोलते हैं। कन्फाइंड या अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या है, भले ही एक जगह पानी पर्कुलेट होता है, लेकिन वो ट्रांसफर बहुत, जितना लंबा एक्वीफर है वहां तक के वो पानी जाता है, और यहाँ का पानी हम और कोई बाकी दूसरे एडजेसेंट एरिया को यूज कर सकते हैं ना। ये स्केच से आपको और अच्छा समझेगा। आपने ऐसा देखा भी होगा, ये फोटोग्राफ है ना। आप सब लोगों को मालूम है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, एक नाम आपने पढ़ा होगा जिनका नाम है अन्ना हजारे करके, है ना। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं तो भी नाम पढ़ा होगा। अन्ना हजारे करके है, इनका गांव है जो अहमदनगर या औरंगाबाद और पुणे के बीच में है, उसको वो गांव का नाम है राळेगण सिद्धी करके। अन्ना हजारे, आप नाम ध्यान में रखिए, नेट पे देखिए। अन्ना हजारे दूसरा नाम है पोपटराव पवार, है ना। हमारे महाराष्ट्र की दो बहुत अच्छे लोग हैं, और भी है राजस्थान के भी कुछ लोगों ने, कुछ नाम है अभी भीष्म सिंह करके नाम है उनका। तो हमारे तो अन्ना हजारे आप लोगों को मालूम है, पोपटराव पवार, इन्होंने अपने गाँव में, जैसे राळेगण सिद्धि गांव है इनका, अन्ना हजारे का, तो वहां पे पहले वो गांव बहुत अकाल पीड़ित था, वहां पे बारिश आती थी लेकिन पानी रुकता ही नहीं था वहां पे। तो वहां पे उन्होंने ये डीचेस एंड फरोज, जो उन वहां पे एडजेसेंट पहाड़ है, छोटे से टेकड़ी है, तो उस पे ऐसे सिस्टम ऑफ द डीचेस, फरोज एंड द पिट्स they have excavated and they have made all the precipitation water, बरसात का जो पानी है वो पूरा जमीन में पर्कोलेट किया। आप कभी भी एक आधी टेक्निकल विजिट लेके चलिए वहां पे राळेगण सिद्धि में, तो वहां पे आज लोग इतने सधन हो गए हैं, वहां पे बाकी कोई नदी का पानी नहीं मिलता है, ओनली दिस ग्राउंड वाटर रिचार्ज दे यूज, एंड नाउ दे हैव बिकम वेरी रिच। यानी वहां पे सब अनाज होता है, धान होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, एंड अन्ना हजारे हैज डन दिस मार्वेलस जॉब, दिस टाइप ऑफ द वर्क ही हैज डन, है ना। आप लोगों ने ऐसे जरूर देखा होगा। दीज आर नथिंग बट द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द डीचेस एंड फरोज विच आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द हिली एरिया, है ना। पहाड़ी एरिया में बरसात का पानी बह के चला जाता है और नदी नालों को मिलता है और फिर वो वेस्ट हो जाता है, तो वो भी पूरा यूज होना चाहिए। तो इसलिए दिस सिस्टम ऑफ द डीचेस एंड फरोज इज बीइंग यूज्ड। सो फ्रेंड्स, up till now we have discussed in short about the surface methods. Now we will move on to the next part, that is the subsurface method, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज को जमीन के नीचे ही, जहां ग्राउंड वाटर है उस जगह में डायरेक्ट पानी लेके जाने का, उसको बोलेंगे सबसरफेस मेथड, wherein the structures which are meant for the infiltration of the water or the water is being taken out lies below the surface and recharges the groundwater directly, है ना। The important structures commonly used are the recharge wells, the recharge shaft, dug wells, ठीक है ना। ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, it is not at all new, it is all you have seen somewhere or other, कहीं ना कहीं तो भी आपने इसका एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, we are refreshing it. And as I have told you that this is also one of the area where after your graduation you can work,
एंड यू कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी। आजकल गवर्नमेंट ने सभी म्यूनिसिपालिटियों को, आपकी गोंदिया की रहे, चंद्रपुर की रहे, नागपुर की रहे, अकोला की रहे, सभी को कंपलसरी किया है, नया यदि घर बनाना है किसी को तो उसका प्लान सैंक्शन करते वक्त उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी किया है, प्लान में ही किया है, और उसमें आपको बांधना भी है। आज बहुत कम लोग हैं इस एरिया में काम करने वाले कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का छोटा सा अपने घर के पास में एक खड्डा करके, शोष खड्डा कर जिसको मराठी में बोलते हैं, वैसा बना के देंगे, है ना। लोगों को मालूम बहुत है लेकिन टेक्निकली कैसा करना, और कोई कठिन भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे काम है इस एरिया में करने लायक। और एक इस बहाने में आपको नाम बता देता हूँ, है ना, क्योंकि अभी आप समर ट्रेनिंग वगैरह करेंगे कभी तो भी। इमेजिस करके नागपुर में कंपनी है, EMAGIS, इमेजिस, सब जने नोट करके रख दीजिए, इमेजिस। इसके 3 ओनर्स है, एक डॉक्टर सारंग परांजपे करके है, एक डॉक्टर रोहित माने करके है, और तीसरे है संदीप शिरखेड़कर करके है। ये संदीप शिरखेड़कर हमारे कॉलेज में आए हैं कोई तो भी लेक्चर देने के लिए। तीनों PhD है, डॉक्टर है। ये अपने सॉफ्टवेयर पार्क जो है गायत्री नगर के पास में, VNIT के पास में, यहाँ इनका ऑफिस है। तो दे आर वर्किंग, दे आर ऑल द 3 आर द सिविल इंजीनियर्स, all the 3 are civil engineers, and but they are working and they have their independent company Images, they are earning in crores, लेकिन वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ऑल द वाटर रिसोर्सेस, इसका सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप में से यदि कभी कोई इस इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो they can go, I will introduce you to him or to all these 3 partners, they are very good friend of mine। ऐसे ही बताया मैंने, इस बहाने आप ख्याल में रहिए, कम से कम 2-3 लोगों ने, यानी हमारा कॉलेज चालू हो जाने के बाद में we may arrange a technical visit to their sites also। So the subsurface method, in this method as I have told you, there are the various structures, they are called as the recharge wells, recharge shaft, dug wells, etc. that we will discuss one by one। The first is the recharge wells। As the name suggests, it recharges the groundwater। Generally these recharge wells recharges, there are 2 types of the recharge wells। The first is the simple recharge well, okay, the first is the simple recharge well, and the second is the injection well। दोनों वेल ही है, लेकिन एक रिचार्ज वेल में कैसा कि नेचुरली जो बरसात का पानी आता है, वो बरसात का पानी इसमें विद द ग्रेविटेशनल फोर्स दिस वाटर इज बीइंग अलाउड टू पास। ये रिचार्ज वेल है, कुआं है, मे बी ये ओपन वेल है, मे बी ये बोर वेल है। जनरली तो ये बोर वेल टाइप रहते हैं, ड्रिल्ड वेल, है ना, या ओपन वेल में भी कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ते ही है, या आपने कहीं तो भी देखा भी होगा कि ओपन वेल में भी रिचार्जिंग करते हैं, बरसात का पानी छोड़ते हैं उसमें। तो ये जैसा लेफ्ट साइड में बताया है कि जो भी वाटर फ्रॉम द नेचर, दैट इज मे बी द वाटर, मे बी फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन वाटर, बरसात का पानी, या हम आगे में और पढ़ने वाले हैं, या अभी भी उसको ख्याल में रख सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट देने के बाद में जो वाटर रहता है, जो पानी पीने लायक हो जाता है, अच्छा पानी हो जाता है, उसमें का बैक्टीरिया पूरे निकल जाते हैं। तो दैट वाटर इज टेकन बाय ग्रेविटी टू दिस वेल्स। ये वेल जो है, ये वेल जनरली रिचार्ज वेल जो है, ये अंडर ग्रेविटी इसमें पानी लिया जाता है, और ये जनरली कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वीफर को ये तक के ये एक्सकवेट करते हैं। These are excavated up to the unconfined aquifer, into the unconfined aquifer, up to the hard rock। और यहाँ नीचे में जब पाइप जाता है जो वेल का, तो इसको पर्कोलेशन रहते हैं, नीचे में छेद छेद रहते हैं, पर्कोलेशन, ताकि हम ये जो पानी लेके आते हैं ग्रेविटी से, ये पानी ये वेल में जाता है, और ये पर्कोलेशन में से ये
अनकन्फाइंड एक्वीफर में आजू बाजू फैलता है, स्प्रेड होता है, और ये अनकन्फाइंड एक्वीफर को रिचार्ज करता है भाई। ठीक है, तो इसको सिंपल रिचार्ज वेल करके बोलते हैं, वेयर द वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी। एंड द सेकंड इज द इंजेक्शन वेल, दे वेयर द वाटर इज पंप्ड इन फॉर रिचार्ज। यानी ये जनरली जो हमारा वेस्ट वाटर वगैरह रहता है, तो वेस्ट वाटर है ना, उसको भी ये मैंने बताया आपको, नागपुर में नॉट लेस देन 1 करोड़ लीटर्स ऑफ द वेस्ट वाटर, रोज का 1 करोड़ लीटर पानी हमारे नागपुर का, ये इसको ट्रीट करके एक तो हम कोराडी में यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, या हमारा वो नाग नदी से वैनगंगा नदी में चले जाता है, वेस्ट होता है। हमारे नागपुर से कितना होता है आप फिगर ध्यान में रखिए, नॉट लेस देन 1 करोड़ लीटर्स। तो इतना पानी वेस्ट जा रहा है, तो ये पानी को क्या करते हैं कि हमारा भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो भांडेवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीट करते हैं, और वो पानी को सब उसमें के वेस्ट वाटर निकालने के बाद में, वेस्टेज निकालने के बाद में इसको यूज करते हैं आइदर इन कोराडी थर्मल पावर प्लांट, और इट इज लेट आउट into the Nagnala and which meets to the river Wainganga near Ambora etc. ठीक है, तो वो जो वेस्ट वाटर है उसको ये ऐसी जो वेल्स है जो जिसको हम बोरवेल बोलेंगे, इसमें उसको इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन है ना, जैसा अंडर फोर्स विद द हेल्प ऑफ द पंप दिस वाटर इज बीइंग inserted or injected into the, either this water is injected into the unconfined aquifer or generally it is injected into the confined aquifer. So they are very similar to the tube wells or the bore wells, and this is suitable for augmenting the groundwater storage of deeper aquifers by pumping in, है ना। हम क्या करते हैं, एक्वीफर से पानी बाहर निकालते हैं वापरने के लिए, उसको पंपिंग आउट बोलेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं रिचार्ज करने के लिए। वी आर पंपिंग इन द ट्रीटेड सरफेस वाटर। दीज वेल्स कैन बी यूज्ड एज ए पंपिंग वेल्स ड्यूरिंग समर्स। धूपकाले में इसमें से पानी हम निकाल भी सकते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल टू रिचार्ज सिंगल एक्वीफर और मल्टीपल एक्वीफर्स। The recharge through this technique is comparatively costlier and required specialized technique. ठीक है, हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं हर चीज, क्योंकि हमारे पास में समय है। और मैंने बताया कि ये आपको हो सकता है, आपके अभी जो भी स्टूडेंट है उसमें से एक आधा है इसमें बिजनेस करे आगे में। मैंने आज 2-3 नाम बताए आपको। एक जगन्नाथ राठौड़ is doing business in this. The second is Imagis सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी, इमेजिस कंपनी है, यहाँ ही है गायत्री नगर में। संदीप शिरखेड़कर, तीनों पीएचडी है और बहुत हार्डली 40-45 के उम्र के है, आपके उम्र के पास में। वेरी यंग पीपल आर देयर एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक। इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट यू विल एंजॉय देयर कंपनी। सो संदीप शिरखेड़कर, डॉक्टर रोहित माने, तीनों डॉक्टर है। और अभी वो सारंग परांजपे जी को भी पीएचडी मिली। आपने यदि 2-3 दिन पहले के पेपर देखा तो उसमें उनका नाम आया है। ही हैज आल्सो रिसीव्ड द पीएचडी। वेरी नाइस पीपल, इतने होशियार है, इतने अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत ही विनम्र है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने बड़े लोग हैं करके। और शायद सर्वे का आपका एक आधा लेक्चर के लिए वो शिरखेड़कर सर आए हैं। आप सर आपके इसमें हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आई हैव इनवाइटेड हिम फॉर द गिविंग द लेक्चर ऑन दिस सैटेलाइट सर्वेज एंड द ड्रोन सर्वेज एक्सेट्रा, उसके लिए वो आए थे। सो द इंजेक्शन वेल रिगार्डिंग वी हैव लर्नड। recharge wells, as I have told, very simple. These wells are like the open wells or the shallow wells and reaches up to the groundwater table or below the groundwater table into the unconfined aquifer. And as we need not re-excavate the well, available well में ही हम ऐसा पानी ये कर, जैसे फोटोग्राफ में स्केच में बताया है
कि रोड पे का पानी है, कहीं रेन वाटर है, उसको एक्यूमुलेट किया, ये यहाँ से इनलेट है और ये पानी यहाँ से पाइप से लेके आके ये वेल में इसमें छोड़ दिया, तो नेचुरली पानी छोड़ दिया ये वेल में, तो वो नीचे में परकोलेट होगा और ग्राउंड वाटर जो है, जो अनकन्फाइंड एक्वीफर है, उसको रिचार्ज करेगा. दिस मे बी फ्रॉम द रोड, दिस मे बी फ्रॉम योर बिल्डिंग्स, एनीवेयर. So these wells could be of two types, dry and another is wet well. है ना, बहुत बार क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल इतना नीचे रहता है, या वो वेल की डेप्थ कम रहती है, तो वो वेल ड्राई वेल बोलेंगे. या एक आधे बार यदि ग्राउंड वाटर टेबल ऊंचा है, ऊपर है, वेल के बॉटम लेवल से ऊपर में, तो उसको वेट लेवल बोलेंगे. So dry wells have bottom screen above the water table, as I have told you. In such way, excessive clogging is reported due to the release of the dissolved gases, etc. So these are the some practical difficulties, but in short, the recharge wells are nothing but the shallow wells, maybe dry well, maybe wet well, wherein all this precipitation water or maybe the treated water can be let out, can be dropped, can be flown into these wells to recharge the groundwater table. एक सिंपल है जिसको पिट्स एंड शाफ्ट्स बोलते हैं. आजकल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो बिल्डिंग्स का वगैरह, तो उसमें ऐसे पिट्स या शाफ्ट्स, पिट्स यानी खड्डा, और शाफ्ट भी ऐसा जो ज्यादा डेप्थ का पिट रहता है उसको शाफ्ट करके बोलते हैं. लेकिन these does not come under wells. तो ये ऐसे पिट्स या खड्डे, परकोलेशन मराठी में आपके एरिया में जिसको शोष खड्डा करके बोलते हैं, परकोलेशन पिट. ठीक है, तो ये ऐसा खड्डा 3 या 4 मीटर का एक्सकवेट करते हैं, मे बी ए सर्कुलर, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी 2 मीटर बाय 2 मीटर और मे बी ए स्क्वायर. तो यह सर्कुलर से 1 मीटर 2 मीटर डायमीटर का एक्सकवेट किया, अप टू द डेप्थ ऑफ से 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर अकॉर्डिंग टू द रीचिंग टू द परकोलेशन स्ट्राटा. एक्सकवेट करने के बाद में इसके सबसे नीचे में, at the bottom of this excavated pit or the shaft, it is filled with the coarse, very coarse strata, aggregate जिसको coarser aggregate बोलेंगे, large size aggregate, 20 mm 40 mm 80 mm वगैरह से भरेंगे. इसके ऊपर में इसका जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 1/3 पार्ट इज फिल्ड विद द coarser strata, the upper part is filled with bit finer, थोड़ा सा जो फाइन एग्रीगेट जिसको बोलते हैं 5 mm 10 mm का, एंड द टॉप मोस्ट स्ट्राटा और 1/3 टॉप स्ट्राटा और टॉप पार्ट इज फिल्ड विद द सैंड, कोर्सर सैंड, लेकिन बहुत बारीक सैंड नहीं, सो दैट whatever water that will be let into this pit or the shaft, है ना. ये जहाँ पे पानी कौन सा छोड़ेंगे हम, एक तो बरसात का जो बिल्डिंग का फ्लो होके आ रहा है, या रोड पे का पानी है जो हम नदी नालों में नहीं छोड़ सकते हैं, या हमें वहां पे ही हमारे एरिया की ही ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाना है, क्योंकि हमारे ही एक आधे बार फ्लैट स्कीम में हमारे एरिया में कुछ वेल्स रहते हैं, तो उसमें वी यूज दिस मेथड ऑफ यूजिंग द पिट्स एंड द शाफ्ट्स व्हिच आर फिल्ड विथ the very coarser material at the bottom, finer than this coarser at the middle portion, and finer but not very finer coarse sand जिसको बोलेंगे हम, उससे हम टॉप लेयर भरते हैं और उसके ऊपर में एक आधी स्क्रीन लगाते हैं, जाली लगाते हैं, ताकि बरसात का पानी जो आए उसके वो अपने साथ में कुछ सिल्ट भी लेके आता है, तो वो सिल्ट निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, ये सैंड सिल्ट से भर जाएगी तो क्लॉगिंग हो जाएगा, वो सिल्ट नीचे जाएगी, एग्रीगेट में जाएगी तो उसमें फंस जाएगी और फिर पानी परकोलेट नहीं होगा, तो वो सिल्ट कहीं तो भी निकल जाना चाहिए. तो उसको डीसिल्टिंग अरेंजमेंट भी करते हैं, एक जाली लगाते हैं, या इसके ऊपर में भी एक जाली लगा दिया ताकि जो पानी जाएगा वो फिल्टर्ड वाटर विल रीच फॉर द रिचार्जिंग ऑफ दिस वेल. दिस इज द पिट्स एंड शाफ्ट्स. डग वेल्स है ना, फिर से डग वेल यानी जो हम एक्सकवेट करते हैं बरसा अपने पीने के पानी के लिए, उसको डग वेल करके बोलेंगे. तो ये डग वेल में भी हम क्या, क्योंकि ये डग वेल और डग यानी एक्सकवेटेड,
तो ये डग वेल भी जनरली हम एज फार एज पॉसिबल वी ट्राई दिस वेल टू रीच टू द ग्राउंड वाटर टेबल और द बिलो ग्राउंड वाटर टेबल इन दैट एरिया, so that water will be available to this well for the 12 month. ज्यादा से ज्यादा 12 महीने ये कुएं में पानी उपलब्ध रहे करके, ये जो कुआं रहता है ओपन कुआं जैसा यहाँ दिखाया है, जिसको ऊपर से हम बांधते हैं मैसनरी से और अंदर से भी, और नीचे का जो पोर्शन रहता है वो इट इज एक्सपोज टू द नेचुरल स्ट्राटा। ये नीचे के बॉटम मोस्ट पोर्शन से ही पानी परकोलेट होता है। तो इसमें क्या करना है कि आजू बाजू का जो एरिया है और आजू बाजू के जो बिल्डिंग्स वगैरह है, वहां पे जो बरसात का पानी आता है, वो बरसात का पानी छोटे छोटे चैनल्स, छोटे छोटे पीट्स, छोटे छोटे स्ट्रीम्स वगैरह ऐसे इससे लाएंगे, डीचेस, फरोज, और वो लाके हम ये वेल में लेके आएंगे, या पाइप से भी ला सकते हैं और उसको नदी ये वेल में छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ते वक्त केयर लेंगे कि filtered water will reach to this dug well, so that again this dug well will not be filled with the silt. silt से भरना नहीं चाहिए, फिर से इसमें की silt निकालना पड़ेगा। तो ये पानी अंदर जाएगा and naturally this will supply the water to that ground water table, increase the ground water table. तो ये सिर्फ वेल का ही इंक्रीज नहीं होगा, पूरे आजू बाजू के एरिया का भी, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द वेल, it will recharge or increase the groundwater table of the whole area. तो ऐसे एरिया में बहुत सारे वेल हो गए, उसमें ऐसे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द ग्राउंड वाटर टेबल, जैसे आपको लार्जर इसमें दिख रहा होगा, ऐसी आपको स्केच से है, प्रेसिपिटेशन वाटर फॉल्स ओवर द एरिया, आइदर ओवर द बिल्डिंग और ओवर दिस टोपोग्राफी. It can be brought by the gravity to this well. This is the dug well. Through this dug well, this filtered water without the silt will reach to the water table, and this is also called as one of the type of the rainwater harvesting. ठीक है, हार्वेस्ट करना यानी पैदा करना. हम हार्वेस्टिंग जनरली एग्रीकल्चर के इसमें यूज करते हैं कि भाई क्रॉप हार्वेस्टिंग, धान पैदा करते, पैदाइश बढ़ाना. लेकिन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वर्ड है कि बारिश के पानी की पैदाइश करना, यानी नया पानी तो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हार्वेस्ट करेंगे यानी बढ़ाएंगे, यानी कैसा, तो इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वी विल मेक दिस रेन वाटर टू परकोलेट इनटू द ग्राउंड एंड विल रीच टू द ग्राउंड वाटर टेबल. ठीक है, दीज आर ऑल द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर. We will move on to a very interesting part, है ना. हम अभी कैसा है कि एग्जाम के दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं, दूसरा मैंने बताया वैसे आप कहीं फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो उसके भी हिसाब से पढ़ रहे हैं, और तीसरा हमारा जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी समझिए आप, तो आपके और अच्छे से ध्यान में रहेगा कि अभी तक के हमने देखा कुछ डायरेक्ट मेथड देखा कि डायरेक्ट जो पानी है वो हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, either with the help of the pumps or directly pouring into the aquifer or through certain constructing obstructions into the stream, or ये last हमने rain water harvesting into the dug wells etc. we have seen. Now we will see some methods of the indirect recharge, या इसको induced recharge करके बोलते हैं. एक आध बार एग्जाम में इसके ऊपर नोट आती है, ये वर्ड आप धीरे धीरे ख्याल में रखिए. इनडायरेक्ट रिचार्ज और इंड्यूस रिचार्ज, यानी डायरेक्टली नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे. जो पानी वेस्ट होके बह के समंदर में चले जाता है, वो पानी को हम कैसे यूज करते हैं इनडायरेक्टली, वो हम अभी पढ़ते हैं. एनहांस्ड स्ट्रीम बेड इनफिल्ट्रेशन, इसमें क्या करते हैं कि नदी का जो पात्र है, आइदर फ्रॉम द स्ट्रीम बेड और बाय डाइवर्टिंग द वाटर. दिस मेथड ऑफ induced recharge consists of setting a gallery यानी well, open well, or a line of wells parallel to the bank of the river and a shorter distance from it. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, this is the river or the stream. तो ये स्ट्रीम में से पानी तो बह के वेस्ट जा रहा है,
यदि ये वेल नहीं रहती, यदि इसमें से ये पानी ऐसा बह के जाएगा तो ये पानी बेकार वेस्ट जाएगा, एंड दिस वाटर विल नॉट बी यूज टू दैट एक्सटेंट रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। कुछ करेगा लेकिन पूरा पानी रिचार्ज नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे उसके लिए? तो ये रिवर जो है, ये स्ट्रीम है, इसको पैरेलल, जैसे यहाँ पे बताया है, तो इसको पैरेलल टू द स्ट्रीम वी विल एक्सकवेट सर्टन वेल्स, छोटे छोटे वेल्स बनाएंगे, पंपिंग वेल्स, पम्प्ड वेल्स, एंड दीज वेल्स आर आइदर कनेक्टेड बाय द सप्लाई डिच, जैसे हमने डिचेस देखा था, और देर इज नो नेसेसिटी, यदि परमिएबल स्ट्राटा है ये वेल और ये रिवर के बीच में, तो कोई आपको ये डिचेस, सप्लाई डिच या सप्लाई स्ट्रीम एक्सकवेट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप जमीन के नीचे से पानी परकोलेट होके ये वेल में आएगा, ठीक है। और यदि आप ये वेल में से पानी पंप करते हैं, निकालते हैं, तो और पानी इसमें परकोलेट होगा ये वेल में, और जो पानी स्ट्रीम में से बह के जाने वाला था वो पानी ये वेल में परकोलेट होगा, एंड दिस परकोलेटेड वाटर विल रिचार्ज टू द ग्राउंड वाटर। यानी पानी हम पंप तो कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और पंप करते वक्त और पानी आएगा। पंप क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज मोर वाटर शुड कम इनटू दिस वेल, और ज्यादा पानी आएगा, एंड दिस वेल विल रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एंड द ग्राउंड वाटर टेबल विल इंक्रीज। So we are indirectly bringing the water from the stream to these wells to recharge the groundwater. So therefore it is called as the indirect recharge or induced recharge. As I have told, when small amounts of the groundwater are withdrawn from this gallery parallel to the river, that is gallery or the wells from the parallel to the river, the amount of the groundwater discharge into the river decreases. यानी ये नदी में से जो पानी ग्राउंड वाटर को जाने वाला है और जो बह के जा रहा है, ये नदी में से कम होगा, एंड दिस वाटर विल रीच टू द स्ट्रीम। द वाटर रिकवर्ड बाय द गैलरी कंसिस्ट ओनली ऑफ दिस नेचुरल ग्राउंड वाटर। ईच ग्राउंड वाटर विथड्रॉल इज अकम्पनीड बाय ड्रॉ डाउन इनटू द वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है यहाँ का और नीचे जाएगा, पानी निकालेंगे, और जितना नीचे जाएगा उतना ये स्ट्रीम से ये ग्राउंड वाटर टेबल को सप्लाई होगा। फॉर हायर रिकवरी रेट्स दिस ड्रॉ डाउन टेंड्स टू लोअर द ग्राउंड वाटर टेबल एट द शोर लाइन बिलो दैट एट द रिवर, एंड द सरफेस वाटर फ्रॉम द रिवर विल बी इंड्यूस्ड टू एंटर द एक्वीफर एंड टू फ्लो इनटू द गैलरी। ठीक है, ये जैसे ये पंप, ये जो गैलरी और द पैरेलल वेल्स टू द स्ट्रीम, इसमें से हम पानी जैसा पंप करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाता जाएगा, और जैसे जैसे ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा वैसे वैसे जो कोन ऑफ डिप्रेशन है, वो कोन ऑफ डिप्रेशन रिवर बेड लेवल के नीचे जाएगा, और रिवर बेड लेवल के नीचे नीचे जैसा जाएगा तो नेचुरली रिवर में पानी रहने के कारण टू रिप्लेनिश दैट कोन ऑफ डिप्रेशन, हमने कोन ऑफ डिप्रेशन ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो कोन ऑफ डिप्रेशन को फिर से भरने के लिए ये नदी में का पानी ये ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट रिचार्ज करके बोलते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम एक आधे बार ऐसा आ सकता है, जैसा शुरू में मैंने बोला कि वेयर द स्ट्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वीफर, जैसे ये स्ट्रीम है और जो एक्वीफर है इसके बीच में यदि लो परमिएबिलिटी या जिसकी इम्परमिएबल स्ट्राटा है, तो उस इसमें ये लीकेजेस या सीपेज फ्रॉम द स्ट्रीम विल बी लेस, बट दिस इज अगेन ए वेरी remote chances. Again, the parallel example which we have discussed just now in detail we will be discussing here, indirect method involving pumping from the aquifer. जैसे यहाँ पे आपको ये रिवर दिख रही होगी, स्ट्रीम दिख रही है, ये रिवर है, और ये यहाँ का ये रिवर के बेड को यहाँ पे नेचुरल वाटर टेबल है ना, ये फर्स्ट स्केच। अभी हमने क्या किया कि ये रिवर को पैरेलल एक वेल एक्सकवेट किया है ना, we have excavated a well parallel to this river. This river contains the water.
this water level in the river is almost coincides with the water table. Now we wanted this water from the river to recharge the groundwater. तो इसलिए हमने क्या किया कि एक पैरेलल वेल एक्सकवेट किया. हम एक ही वेल नहीं, ऐसे पैरेलल लाइन ऑफ द वेल्स वी कैन एक्सकवेट पैरेलल टू द स्ट्रीम. एंड व्हेन दिस वेल इज वाटर इज पंप्ड आउट फ्रॉम दिस वेल, ये वेल में से थोड़ा पानी यदि हमने निकालना चालू कर दिया तो नेचुरली ये वेल में का ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा. और यहाँ पे जैसा दिख रहा है, कोन ऑफ द डिप्रेशन विल फॉर्म. दिस कोन ऑफ डिप्रेशन ऑन द रिवर साइड will touch to the river water level. रिवर में जो पानी है उसके लेवल को ये कोन ऑफ डिप्रेशन टच करेगा. और नेचुरली ऐसा जब होगा, यहाँ का कोन ऑफ डिप्रेशन नीचे है और रिवर का वाटर लेवल ऊपर में है, तो रिवर से पानी ये कोन ऑफ डिप्रेशन को भरने के लिए या ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए अपने आप सक्शन होके अंदर चला जाएगा और यहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा. तो इसको इनडायरेक्ट मेथड या इंड्यूस्ड मेथड करके बोलते हैं ऑफ द रिचार्जिंग. व्हेन द कोन ऑफ डिप्रेशन इंटरसेप्ट्स द रिवर, the recharge boundary, river recharge boundary at a hydraulic connection, a hydraulic connection gets established with the surface storage, which starts providing part of the pumping yield. यानी पंप जो निकाल रहे पानी, उसको ये सप्लाई करना चालू कर देगा. In such method, there is actually no artificial build-up of the groundwater storage, but only passage of the surface water of the pump, पर surface water to the pump through an aquifer. यानी यहाँ पे हम बाहर से कहीं से पानी नहीं सप्लाई कर रहे, लेकिन आर्टिफिशियली ये रिवर में से ही अंदर से अंदर ये वेल में पानी खींच रहे हैं. तो इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड रिचार्ज करके बोलते हैं. इंड्यूस्ड रिचार्ज, इंड्यूस्ड करंट जैसा रहता है वैसा. सो इट इज मोर पंपेज ऑगमेंटेशन, पंपेज सप्लीमेंटेशन, ऑगमेंट करना यानी सप्लीमेंट करना, सप्लाई करना, फील करना. It is more pumpage augmentation rather than artificial recharge measure. जैसे पहले हमने देखा, for obtaining very large water supplies from the river bed, lake bed deposits, river bed से, lake bed तालाब से, और water logged area जहां पे पानी बहुत जमा हुआ है, water logging हुआ है, collector wells, जो शुरू में वैसे collector wells are constructed. These large discharges, lower lift heads make these wells economical even if initial capital cost is large as compared to tube well. तो जहां ऐसे कहाँ करते हैं, areas where phreatic aquifer adjacent to river is limited thickness, horizontal wells may also be provided or gives appropriate than vertical well. एक आधे बार हम क्या करते हैं कि वेल में आपने पढ़ा होगा कहीं तो भी आपके एरिया में होगा कि हम बोर, आड़ा बोर लेते हैं. तो वैसे ही कहा है कि इफ वी कनेक्ट दिस वर्टिकल वेल्स बाय द हॉरिजॉन्टल वेल्स, बाय द हॉरिजॉन्टल बोर, देन द वाटर एंटर्स व्हेन द फ्रियाटिक एक्वीफर इज ऑफ द लिमिटेड थिकनेस. एक्वीफर का थिकनेस कम है तो उस इसमें आड़ा बोर लेके आड़े वेल्स एक्सकवेट करके भी उसमें का पानी हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें ये फिर ये स्ट्रीम में का पानी जाएगा और उसको रिचार्ज करेगा. ऐसे ही एक जो वेल्स है इनको हम कंजक्टिव वेल्स करके बोलते हैं. इज वन दैट इज स्क्रीन्ड इन बोथ शैलो कन्फाइंड एक्वीफर एंड डीपर आर्टिफिशियल. ये कंजक्टिव वेल इज ऑल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्ट रिचार्जिंग. क्या करते हैं हम कि ऐसी वेल एक्सकवेट करते हैं, मे बी जनरली बोरवेल, because a open well we cannot excavate to that much depth, which connects conjunctive wells जिसको बोलते हैं कि it is the well which connects the two aquifer. Okay, the maybe one is the unconfined aquifer, another may be a confined aquifer. A well which connects both the aquifer, or maybe two confined aquifers. दो कन्फाइंड एक्वीफर भी हो सकते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में. एक एक्वीफर ऊपर का शैलो थिकनेस का रहेगा, कम थिकनेस का, और नीचे का जो एक्वीफर है वो ज्यादा थिकनेस का रहेगा, या उल्टा भी हो सकता है. थिकनेस यानी डेप्थ ऑफ द एक्वीफर.
where the water is stored. तो उसमें the well is excavated which pours or which penetrates into both these aquifers. तो अब हम क्या करेंगे कि we want to recharge one aquifer. तो ये वेल एक्सकवेट करने के बाद में ये वेल में से हम पानी पंप आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसको पंप आउट करके एक तो कहीं तो भी यूज करेंगे, तो क्या होगा कि जो शैलो एक्वीफर है वो शैलो एक्वीफर से पानी, क्योंकि पानी हम निकाल रहे हैं ऊपर से, तो नेचुरली आइदर द ग्राउंड वाटर टेबल or the piezometric surface will lower down and again cone of depression is formed, and due to this the water from the shallow confined aquifer or shallow unconfined aquifer will be supplied to the deeper confined or the artesian aquifer और उसको वो रिचार्ज करने का काम करेगा। ऐसी जो वेल्स रहती है उसको बोलते हैं कंजक्टिव वेल्स, wherein the potentiometric or piezometric surface is lowered below the shallow water table. Water from the shallow aquifer drains directly into the deeper aquifer. Water augmentation or water supplementation or water filling by the conjective wells has the advantage of utilizing sediment-free groundwater, which greatly reduces the damage of clogging well screens. एक वेल में से दूसरे वेल में लेके जा रहे हैं, इसलिए अच्छा क्लीन वाटर विल बी रीचिंग टू द डाउन और द वे लोअर वेल। तो कोई क्लॉग होने का या सिल्ट जमा होने का कोई इसमें सवाल आता नहीं है। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। कल हम इसमें का ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो हमने तो डैम पढ़ा है, जो डैम जमीन के ऊपर में नदी या नाले के पानी को रोकते हैं, वॉल जो है उसको डैम बोलते हैं, लेकिन जमीन के नीचे भी डैम कंस्ट्रक्ट करके हम ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ा सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, उसको सब सरफेस डैम करके बोलते हैं। तो उसके बारे में हम वी विल गेट द नॉलेज इन आवर टुमारोज लेक्चर।